हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाइयों बहनों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक जो बिहार में दोस्तों 1,71,000 दिया गया है, उसमें प्राइमरी लेवल का जो लगभग 80,000 जो सीट दिया गया है, उसके लिए ये साइंस का पार्ट 3 वीडियो होगा दोस्तों। पार्ट 3 वीडियो होगा दोस्तों। जो भाई बहन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे वो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, क्योंकि साइंस से आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। 30 से 35 क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए पहले साइंस को कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसलिए जो भाई बहन नहीं देखे वो लोग अपने से जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को एक से जरूर देखिए, जिससे आपको रिवीजन करने में दोस्तों काफ़ी हेल्प होगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं साइंस पर दोस्तों। साइंस का 2 पार्ट करा दिया गया ऑलरेडी, ये पार्ट आपका तीसरा पार्ट है। आपका एक या 2 पार्ट और आएगा दोस्तों, उसके बाद आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का। चलिए हम आगे स्टार्ट कर। आज का जो चैप्टर आने वाला है दोस्तों वो है जीव जंतु कार्य और संरचना दोस्तों। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है साथियों। क्या है? कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसका अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जिसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की दोस्तों, लेकिन यह एक मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था दोस्तों। फिर से देखिए, इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने साथियों। कब किया? 1665 में। लेकिन यह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट चलिए। सबसे पहले 1974 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया दोस्तों। सबसे पहले किसने खोज किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने दोस्तों। कब किया था? 1974 में किया था दोस्तों। किस तरह का कोशिका था? ये जीवित कोशिका था। किस तरह का? जीवित कोशिका था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया दोस्तों? स्लाइडेन और स्वान दिया दोस्तों। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान दोस्तों। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग पॉइंट। राइबोसोम कोशिका का भाग है, जिसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम जो है दोस्तों कोशिका का भाग है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग है, जिसे कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जागृह कहते हैं। क्या बोला गया? माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक भाग है, जिससे कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जागृह कहते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। लाइसोसोम कोशिका का एक भाग है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों से लाइसोसोम को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गोल्जी का एक कोशिका का भाग है। गोल्जी का जो है दोस्तों एक कोशिका का भाग है, जिसे कोशिका या यातायात प्रबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोल्जी का जो है दोस्तों एक कोशिका का भाग है, जिसे कोशिका या यातायात प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हरित लवक एक पादप कोशिका का भाग। हरित लवक जो है दोस्तों एक पादप कोशिका का भाग है, जिसे पादप का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रक कोशिका का भाग है, जिसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्या बोला गया? केंद्रक जो है कोशिका का भाग है, जिसे हम लोग कोशिका का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम कहते हैं दोस्तों। नोट में देखिए, जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साथियों। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव। तथा जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। जिन जीवों में साथियों केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव कहते हैं दोस्तों। यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। गुणसूत्र
डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। गुणसूत्र जो है दोस्तों, गुणसूत्र जो आपका बना रहता है किसका रहता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। डीएनए जो है दोस्तों, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए में क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए में जो है क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, इसलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई हेरिडिटी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रक कोशिका की रक्षा करती है। केंद्रक जो है कोशिका की रक्षा करती है और कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए में उत्पन्न होता है। क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए में उत्पन्न करता है। केंद्रिका जो है न्यूक्लियस दोस्तों, ये आरएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जीवों में कोशिकाओं की संख्या देखते हैं। जीवों में कोशिकाओं की संख्या दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे जीवाणु जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, फिर आपका पैरामीशियम दोस्तों। क्या बोला गया है, ऐसे जीवाणु जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम दोस्तों। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव साथियों, जैसे मनुष्य हो गया, पादप हो गया, जंतु आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुकोशिकीय जीव देखिए, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव है जो साथियों विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो आकार तथा कार्य के आधार पर भिन्न होती है, बहुकोशिकीय जीवों में एक साथ पाई जाती है, जैसे मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं आदि एक साथ पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग टिश्यू के बारे में चर्चा करते हैं, ऊतक के बारे में साथियों। देखिए किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का, कोशिकाएं जो है दोस्तों मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया साथियों, फेफड़ा, हृदय, आँख, मुख आदि दोस्तों। चलिए पादप ऊतक के कार्य हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका है साथियों, जाइलम का। किसका, जाइलम का। फिर से देखा जाए, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं दोस्तों। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का है, मतलब खाना दोस्तों। भोज्य पदार्थ कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जंतु ऊतक के प्रकार। चलिए देखते हैं हम लोग जंतु ऊतक के प्रकार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहला है एपिथेलियम ऊतक दोस्तों। चलिए एपिथेलियम ऊतक के बारे में जानते हैं, क्या है ये। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों के बाह्य स्तर, मतलब बाहरी स्तर पर बनाते हैं दोस्तों। यह पूरे शरीर का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है, बाहरी आवरण बनाता है दोस्तों। अतः इसे आवरण ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण ऊतक भी कहते हैं, कहा जाता है।
जैसे मुख, गुहा हो गया, अमाशय हो गया साथियों, आंत हो गया, श्वसन नली हो गया, फेफड़े, रक्त नलिका आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग, संयोजी ऊतक चलते हैं, देखते हैं। संयोजी ऊतक जो है साथियों विभिन्न अंगों को जोड़ता है और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि हो गया, रक्त हो गया आदि दोस्तों। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। पहले देखिए अंतरालीय ऊतक हो गया, फिर आपका अस्थि या फिर उपास्थि रक्त दोस्तों, उपस्थित रक्त। तीसरा पॉइंट देखिए पेशी, पेशी ऊतक देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में जो है दोस्तों कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें पेशी कोशिकाएं कहते हैं। पेशीय कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेशी ऊतक कहलाते हैं, पेशी ऊतक बनाते हैं। यह अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा दोस्तों, तंत्रिका ऊतक दोस्तों। तंत्रिका ऊतक आपका हो गया, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिकाएं अनेक धागे, तंत्रिकाएं अनेक धागे जैसी रचनाएं निकलती है, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं दोस्तों। शरीर में तंत्रिकाओं का एक ही जाल सा बन जाता है, जिसे मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु के ऊतक के कार्य देखते हैं हम लोग। चलिए ऊतक शरीर को आकृति प्रदान करता है। क्या कहता है दोस्तों? ऊतक जो है शरीर को आकृति प्रदान करता है। ऊतक आधार का निर्माण करते हैं सर। ऊतक को क्या कहते हैं हम लोग? आधार का निर्माण करते हैं। जैसे हृदय, फेफड़े आदि को सुरक्षित रखने का कार्य भी ऊतक का ही होता है दोस्तों। यह पौधों की सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है? पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। पेशियों के आधार पर प्रदान भी, पेशियों को आधार पर भी प्रदान करते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यह पौधों को आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। पौधों में जो है आंतरिक भागों की रक्षा भी करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है साथियों। अंग तंत्र देखिए, अंग तंत्र कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो गया साथियों, आपका श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया और प्रजनन तंत्र दोस्तों। चलिए पाचन तंत्र हम लोग देखते हैं। पाचन तंत्र क्या है? शरीर का वह अंग जो सामूहिक रूप से पाचन का कार्य करता है, अर्थात जटिल भोजन को सरल अवयव में बदल देता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के निम्नलिखित दो भाग होते हैं, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि दोस्तों। आहार नाल किसे कहते हैं? ये देखिए, यह मुख गुहा से लेकर गुदा तक लंबा भाग होता है दोस्तों। आहार नाल क्या? यह मुख गुहा से लेकर गुदा तक लंबा भाग होता है, जिसके अंतर्गत मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि तथा मलाशय इत्यादि आते हैं दोस्तों। इसकी लंबाई 33 फीट होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाचन ग्रंथि। इससे कई पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत दोस्तों तथा अग्न्याशय आता है दोस्तों। भोजन का पाचन निम्नलिखित 5 चरणों में होता है। भोजन का पाचन दोस्तों 5 चरणों में होता है। पहला है आपका अंतग्रहण, दूसरा है आपका पाचन, तीसरा आपका अवशोषण, चौथा आपका दोस्तों स्वांगीकरण, पांचवा आपका हो गया मल त्याग दोस्तों। देखिए पहला देखिए अंतग्रहण दोस्तों, देखिए इंडाइजेशन दोस्तों। देखिए भोजन को मुंह में लेना अंतग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन को मुंह में लेना अंतग्रहण कहलाता है। दूसरा देखिए पाचन, डाइजेशन दोस्तों। भोजन के जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ना पाचन कहलाता है दोस्तों। ये देखिए अवशोषण, अवशोषण हो गया दोस्तों, पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। देखिए ये आपका मुख हो गया दोस्तों, ये आपका जीभ हो गया, फिर आपका ये ग्रासनी हो गया दोस्तों, ये ग्रसिका हो गया, यकृत देखिए इस तरह होता है,
अमाशय फिर इधर हो गया दोस्तों पित्ताशय। देखिए अग्न्याशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, रेक्टम है, अब मल द्वार है दोस्तों। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में रसांकुर विल्ली के द्वारा होती है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है दोस्तों छोटी आंत में रसांकुर विल्ली के द्वारा होता है। चौथा पॉइंट देखिए स्वांगीकरण एसिमिलेशन दोस्तों। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखिए मल त्याग, मल परित्याग दोस्तों। अपचय भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। अपचय भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। भोजन का पाचन करने में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला देखिए हो गया मुख गुहा, फिर दूसरा आपका हो गया दोस्तों अमाशय, तीसरा आपका हो गया पकाशय, चौथा आपका हो गया दोस्तों छोटी आंत, अब पांचवा आपका हो गया बड़ी आंत दोस्तों। पांचवा क्या हुआ? बड़ी आंत। चलिए पहला हम लोग देखते हैं मुख गुहा दोस्तों। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, जिसमें भोजन को कुतरने के लिए दांत होते हैं तथा उसमें तीन जोड़ी लाल ग्रंथि पेरिटोड दोस्तों, फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा दोस्तों सब लिंगुअल ग्रंथि दोस्तों होती है, जिससे लार निकलती है दोस्तों। फिर देखिए तथा उस लार में टाइलिन लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है दोस्तों, तथा लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। मुंह में एक जीभ होती है जो भोजन में लार मिलाने तथा उसका स्वाद बताने का कार्य करती है दोस्तों। दांत देखिए टीथ, मुंह गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों के दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत, कुल मिला के 32 दांत पाए जाते हैं दोस्तों। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शिशुवावस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं दोस्तों। देखिए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनामल होते हैं, जो कि दांत की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। दांत जो है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट के से मिलकर बने होते हैं। दांत के प्रकार देखिए, मनुष्य में दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में जो दांत होता है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के। एक छेदक होता है, फिर किरदंत होता है दोस्तों, जिसे हम लोग इंसिजर कहते हैं। किरदंत दांतों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और तथा 4 नीची जबड़े में दोस्तों। कहाँ होती है? 4 ऊपरी जबड़े और 4 नीची जबड़े में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। छेदक दांत तेज धार वाले छेनी जैसी चौड़े होते हैं, जो भोजन के फाड़ने काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। उसे हम कहते हैं छेदक दांत, यानी किरदंत कहते हैं, इंसिजर जिससे कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं भेदक या रत्नक दोस्तों, इसे कैनाइन कहते हैं। देखिए इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा है ऊपरी जबड़े में, और फिर 2 जो है 4 होती है दोस्तों भेदक या रत्नक कैनाइन का दोस्तों। 2 होती है ऊपरी जबड़े में और 2 होती है निचली जबड़े में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भेदक दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ये कठोर भोजन को पकड़ने के साथ भोजन में चिरने फाड़ने का कार्य करती है। भेदक दांत जो है नुकीले होते हैं, ये कठोर भोजन को पकड़ने के साथ भोजन को चिरने फाड़ने का कार्य करती है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका हो गया अग्र चवर्णक दांत दोस्तों, जिससे हम लोग प्रीमोलर करते हैं, जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये भी आई है। अग्र चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है। ये 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में होती है दोस्तों। अग्र चवर्णक दांत किनारे पर चपटे चौकोर रवेदार होते हैं। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। चौथा देखिए, चौथा है दोस्तों चवर्णक दांत, जिसे हम लोग मोलर कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है
6 दांत जबड़े में, जबड़े के ऊपरी हिस्से में, और 6 दांत जबड़े के निचले हिस्से में होते हैं दोस्तों। चबरनक जिसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं, परमोलर कहते हैं सॉरी। इनके सिर चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इसके सिर जो है दांत के दोस्तों चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना और 3 से 5 दंतग्राम पर बनाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के दांत की संरचना देखिए दोस्तों। मनुष्य के दांत 3 भागों में बटे होते हैं दोस्तों। देखिए ऊपरी भाग को शिखर, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं शिखर, जो मसूड़े से बाहर निकले होते हैं। और दूसरा भाग को कहते हैं ग्रीवा, जो मसूड़े के मध्य में स्थित है। कहाँ होते हैं? मध्य में स्थित होते हैं दोस्तों। और तीसरा भाग को क्या कहते हैं? जबड़े, जबड़े की अस्थि वाला जिसे मूल या रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल या रूट दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, दांत में जो काले रंग का भाग होता है वो मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहलाता है। इसमें रक्त वाहिनी, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका तंतु आदि होते हैं दोस्तों। दांत का मुख्य भाग डेंटिन से बना होता है। दांत का मुख्य भाग किससे होता है? डेंटिन से बना होता है। इसमें सक्रिय नलिकाएं होती है। डेंटिन के बाहर दांत की जड़ तग्रीवा भाग पर सीमेंट की पतली परत होती है, जो दांत को अस्थि में मजबूती से जमाए रखती है। शिखर पर जो है दोस्तों सफ़ेद इनेमल की परत होती है, जो डेंटिन को सुरक्षा प्रदान करती है। दांत की जड़ तथा जबड़े की हड्डी के बीच झिल्ली नुमा दंत आवरण होता है। दांत के कार्य देखिए दोस्तों। दांत भोजन को चबाने, काटने, उछलने और पीसने आदि का काम करता है। कुछ पशु शिकार करने तथा एवं अपनी रक्षा करने के लिए दांतों का उपयोग करते हैं। कठोर तालु देखिए दोस्तों, कृदंत हो गया, ये आपका रजनक हो गया दोस्तों। अगर जब देखिए बीच वाला होता है चौवा दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग। फिर बीच में जो लास्ट साइड में रहता है उसे चवर्णक कहते हैं। देखिए कृदंत होता है, रजनक देखिए किस तरह होता है, अगर चवर्णक भी देखिए किस तरह होता है। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांतों का विन्यास है दोस्तों। दांतों की विशेषताएं देखिए। दूध के दांत 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। सर्वप्रथम दूध के दांत निकलते हैं जो अस्थायी होते हैं। दूध के दांत के स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जिनकी संख्या 32 होते हैं। दांतों का आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। दांतों के इस प्रकार के विन्यास को विषम दंती कहते हैं। मानव के दांत अस्थियों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं, अर्थात प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी के एक गहरे गड्ढे में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? गहरे गड्ढे में स्थित होते हैं। मनुष्य के दांत मसूड़े रूपी गड्ढों में मजबूती के साथ धंसे होते हैं, इसलिए इसे गर्त दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती दोस्तों। चलिए, मनुष्य व अन्य सभी स्तनधारियों में चवर्णक अथवा मोलर के अतिरिक्त सभी दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विदंती दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बच्चों में अंतिम चवर्णक थर्ड मोलर दोस्तों अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बुद्धि के दांत देखिए दोस्तों, अंतिम चवर्णक को बुद्धि के दांत कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत 20 + 32 निकलते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत 44, घोड़ा में और सुअर में दोस्तों 44 होता है दोस्तों। स्तनधारी जो जीव है दोस्तों उसमें सर्वाधिक जो दांत होता है वो घोड़े में होता है 44 दांत, और सुअर में भी 44 दांत होता है दोस्तों।
मच्छरों में सबसे अधिक 47 दांत होते हैं दोस्तों। मच्छर में कितना होता है? 47 दांत दोस्तों। मगरमच्छ में 82 दांत होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीभ देखिए, टंग, यह एक मांसल संरचना है जो मुख गुहा में पीछे से जुड़ी एवं आगे आगे से स्वतंत्र रहता है। जीभ पर ब्रेवर नामक ग्रंथि पाई जाती है। कैसी ग्रंथि दोस्तों? ब्रेवर नामक ग्रंथि पाई जाती है जो जीभ को हमेशा भिगोए रखती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पर जो है दोस्तों स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जिह्वा का क्षेत्राकार परिकोटीय तथा पर्निल अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं जेजम, इनके द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। देखिए, मनुष्य में इसका अग्रभाग मीठे, पश्च भाग में कड़वे और पार्श्व भाग में खट्टे तथा अग्र, छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। देखिए, मनुष्य में इसका अग्रभाग मीठे होते हैं, पश्च भाग में कड़वे और पार्श्व भाग में खट्टे तथा अग्र, छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। देखिए, कड़वा, जीभ का स्वाद देखिए, यहाँ पे बीच में दोस्तों कड़वा है, अंदर में कड़वा है और साइड में खट्टा है और किनारे पर दोस्तों नमकीन है और आगे में मीठा है दोस्तों। जीभ के विभिन्न क्षेत्र देखिए दोस्तों। मुंह में पाचन, डाइजेशन इन माउथ दोस्तों। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है दोस्तों। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। दूसरा पॉइंट देखिए, फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है दोस्तों। माल्टोज नामक एंजाइम जो है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोजाइम देखिए, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम जो एंजाइम है दोस्तों, वो क्या कहता है? हानिकारक जीवाणु जो है उसे मार देता है दोस्तों। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। भोजन का पाचन क्रमानुसार देखिए दोस्तों, पहले होगा मुंह में जाएगा, फिर वहां से अमाशय में, फिर पकवाशय में दोस्तों, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा द्वारा बाहर निकल जाएगा दोस्तों। क्या है? पहले मुंह में जाएगा, फिर अमाशय में, फिर पकवाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा द्वारा बाहर निकलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अमाशय। अमाशय अष्टोमाचार जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। मुख गुहा में भोजन पचने के बाद अमाशय में जाता है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग HCl स्रावित होता है, जो जीवाणु को नष्ट कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, अमाशय में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी, जिसे क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। यह भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रहती है। ये जो है दोस्तों भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेप्सिन प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है तथा रेनिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। रेनिन जो है दोस्तों दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में क्या होता है? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जठर ग्रंथि खराबी आने पर गैस्ट्रिक नामक रोग होता है दोस्तों। जठर ग्रंथि में खराबी आने से गैस्ट्रिक नामक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमाशय में भोजन के पहुंचने पर अमाशय की मोटी भित्तियों में पेशी संकुचन होती है, जिससे भोजन मसला जाता है दोस्तों। पेप्सिन एवं रेनिन देखिए, पेप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीन की खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की खुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट
के रूप में बदल देता है दोस्तों। अमाशयी ग्रंथियों में जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन होता है दोस्तों। अमाशयी ग्रंथियों में जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय के माध्यम से अम्लीय कर देता है तथा भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। यह अमाशयी रस के स्रावन को भी प्रेरित करता है दोस्तों। जठर रस या अमाशयी रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को सरल अवयवों में तोड़ देते हैं दोस्तों। ये एंजाइम अमाशय के अम्लीय माध्यम से, ये जो एंजाइम है दोस्तों अमाशय के अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। अमाशय में भोजन लुगदी जैसा हो जाता है जिसे क्षुद्रांत में धकेल दिया जाता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, पकवाशय, ड्यूडेनम से खत्म। अमाशय के बाद भोजन पकाशय में आता है। भोजन को पकाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत, लीवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आकर मिलाता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बना देता है। यह अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इससे 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं 3 प्रकार के। पहला देखिए होता है ट्रिप्सिन होता है दोस्तों। ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है ट्रिप्सिन जो है, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा देखिए एमाइलेज यह मान यानी जंत बी को घुलनशील शकरा में परिवर्तित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए लाइपेज जो है दोस्तों, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है दोस्तों। देखिए दांत हो गया, ये जीभ हो गया, लाल ग्रंथि है, ग्रसनी है, कंठद्वार है, ग्रास नाल है, श्वास नाल है दोस्तों। चलिए यकृत हो गया, ये आपका यकृत हो गया, ये आपका पित्ताशय हो गया दोस्तों। यहाँ पे पित्ताशय है, फिर ग्रहणी है, अमाशय इसे बोलते हैं हम लोग। फाइलोरिक बल्ब हो गया, पेनक्रियास हो गया दोस्तों। अग्न्याशय बड़ी आंत है, क्षुद्रांत है, इलियम है दोस्तों। सीकम है दोस्तों, कृमि रूप है, पेरिशोषिका है, गुदाद्वार है, मलाशय है दोस्तों। देखिए 4 पॉइंट, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों। पकाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। पकाशय के बाद जो है दोस्तों भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यह पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। फिर देखिए इरेप्सिन जो है दोस्तों शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन जो दोस्तों यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा देखिए मल्टोज जो है दोस्तों, यह मल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरा देखिए सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। फिर चौथा देखिए लैक्टोज दोस्तों, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है दोस्तों। पांचवा देखिए लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। पांचवा देखिए बड़ी आंत दोस्तों। बड़ी आंत क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचती है, जहां अपचे भोजन से जल को अवशोषित कर लिया जाता है तथा मलाशय में उसे भेज दिया जाता है और गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अवशोषण दोस्तों। अवशोषण एब्जॉर्प्शन दोस्तों, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना
के द्वारा होती है। स्वांगीकरण देखिए दोस्तों, एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है दोस्तों। आमाशय देखिए, पैनक्रिया जिसे बोलते हैं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, मिक्स ग्लैंड होती है। इसका बहिस्रावी भाग अग्नाशयी रस स्रावित करता है दोस्तों। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं दोस्तों। इसमें हार्मोन स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में भाग लेते हैं। संरचना के दृष्टिकोण से यह छोटे छोटे अनेक पिंडकों की बनी होती है तथा इन पिंडकों की कोशिकाएं घनाकार एवं स्रावी होती है दोस्तों। पिंडकों के मध्य स्थान पर लैंगरहैंस की दीपिकाएं समूह के रूप में पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्न्याशयी के प्रमुख कार्य, अग्नाशयी रस का स्रावन, अग्न्याशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशयी रस स्रावित करता है। इस रस में ट्रिप्सिन, काइमेटोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। ये एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के पाचन में सहायक होते हैं। अग्नाशयी रस पूर्ण रूप से पाचक रस होते हैं दोस्तों। अग्नाशयी रस जो है पूर्ण रूप से पूर्ण पाचक रस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्मोन का स्रावन दोस्तों, सिक्रेटिन ऑफ हार्मोन्स। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित होता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रण एवं निगमन करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यकृत पर चर्चा करते हैं हम लोग। यकृत के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है उसमें। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर है। क्या है दोस्तों? लीवर। और त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग यही है दोस्तों। त्वचा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा अंग है तो लीवर है। देखिए हमारे पेट की दाहिनी ओर स्थित होती है। यह हमारे पेट के दाहिनी ओर स्थित होती है। लीवर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे हम लोग जिगर भी कह देते हैं, यकृत भी कह देते हैं दोस्तों, आदि दोस्तों। चलिए, इसका वजन 2.5 से लेकर 3 पौंड तक हो सकता है। लीवर चयापचय में भी मदद करता है। लीवर जो है चयापचय में भी मदद करता है। यह वसा को जलाने में मदद करता है और शरीर के वजन को बनाए रखता है। यकृत से पीत स्रावित होता है। यकृत से क्या होता है? पीत स्रावित होता है और यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइम क्रिया को तीव्र करता है दोस्तों। फाइब्रिनोजन देखिए, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लीवर। लीवर लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करता है। लीवर जो है दोस्तों लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना, विषाक्त पदार्थ को अलग करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना और प्रोटीन पोषण की मात्रा का संतुलन करना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है दोस्तों, प्रोटीन का जो उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में से रोकता है दोस्तों। शरीर के जो अंदर रक्त है उसको जमने से रोकता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच से यकृत एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों। पित्तवाहिनी देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाओं से रुधिर लेना बंद कर देता है दोस्तों। इसके फलस्वरूप बिलिरुबिन पूरा शरीर में फैल जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। चलिए, लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में और पानी के भंडारण में सक्रिय भूमिका निभाता है। लीवर जो है विटामिन और खनिज का भंडार है दोस्तों।
लीवर आपको प्रोटीन को बनाने में और एक थकेदार एजेंट के रूप में कार्य करता है। लीवर जो है साथियों दवा के कन्वर्टर के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी निर्धारित करता है दोस्तों। चलिए श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन एक अपचयी क्रिया है दोस्तों। कैटाबोलिक प्रोसेस है दोस्तों। शरीर में जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में कोशिकीय ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन सेलुलर फ्यूल कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन की सहायता से इन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। क्या बोला गया? वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन की सहायता से इन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल H2O व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को श्वसन रिस्पिरेशन कहते हैं दोस्तों। C6H12O6 दोस्तों ये आपका ग्लूकोज हो गया। 6O2 + 6CO2 + 6H2O + 676 कैलोरी दोस्तों। चलिए देखिए श्वसन अंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नासिक देखिए दोस्तों, नासिका किसे कहते हैं हम लोग? नासिका का मुख्य कार्य सूंघने के साथ साथ श्वसन नाल के द्वारा कार्य करती है दोस्तों। ग्रसनी देखिए, ग्रसनी जो है दोस्तों यह नासापेट के गुहा के पीछे होती है, जो लैरिक्स से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? लैरिक्स से दोस्तों। लैरिक्स देखिए श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, उसे लैरिक्स या स्वर यंत्र भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है दोस्तों। इसके अलावा श्वास लेने में, खींचने, निगलने और श्वास मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक है। लैरिक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फेफड़े के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लंग्स के बारे में दोस्तों। वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान थैली जैसी होती है। सामान्य मनुष्य में सीधे दाएं फेफड़े का द्रव्यमान लगभग 620 ग्राम व बाएं फेफड़े का द्रव्यमान 570 ग्राम होता है दोस्तों। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई मतलब सिरा दोस्तों से होते हैं, जिनकी सतह का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर होता है दोस्तों। दायां फेफड़ा बड़ा और चौड़ा होता है और प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जिसके मध्य में द्रव भरा रहता है। यह झिल्ली फेफड़ों की रक्षा करती है दोस्तों। चलिए प्रत्येक मिनट में लगभग 41/2-5 लीटर तक रक्त फेफड़ों से होकर गुजरता है। श्वसन यात्रा देखिए। एक वयस्क मनुष्य में श्वसन दर 12/17 प्रति मिनट 12 से 17 बार प्रति मिनट। शिशु में 40 से 45 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं दोस्तों। सांस के द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है दोस्तों, सांस के द्वारा। देखिए दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग वायलेट का होता है। बैंगनी रंग का हीमोग्लोबिन होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है दोस्तों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है? चमकदार लाल रंग का दोस्तों। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा? यह ऑक्सीजन O के आंशिक दाब P एवं रक्त के pH पर निर्भर करता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिलीलीटर वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है। 1500 मिलीलीटर वायु जो है दोस्तों फेफड़े में हर समय भरी रहती है। इस फेफड़े का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य
फंक्शनल रिसीड्यूल कैपेसिटी कहते हैं दोस्तों, कैपेसिटी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार देखिए। अनोक्सी श्वसन दोस्तों, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जब श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन दोस्तों। C6H12O6 दोस्तों, फिर 262H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 कैलोरी दोस्तों। अर्थात अनोक्सी श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, वह उत्पाद अल्कोहल बनता है दोस्तों, उत्पाद अल्कोहल बनता है, वह अनोक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों, जिसके अंतिम उत्पाद में पायरुविक अम्ल बनता है, यह अनोक्सी श्वसन है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में 2 अणु एटीपी बनते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अनोक्सी श्वसन में दोस्तों स्मरणीय तथ्य, ग्लूकोज का एक अणु 56 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। ग्लूकोज का एक अणु से 56 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनोक्सी श्वसन दोस्तों जलीय कोशिकाओं में प्रमुख श्वसन अंग कोलोम होता है दोस्तों। अनोक्सी श्वसन जलीय कोशिकाओं दोस्तों, अनोक्सी श्वसन जो है जलीय कोशिकाओं में प्रमुख श्वसन अंग कोलोम होता है। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग द्वारा नियंत्रित होती है। जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। श्वसन के द्वारा बाहर निकली गई वायु को कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 4%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो मतलब क्या बोला गया? श्वसन जो हम लोग लेते हैं उससे जो बाहर निकाली गई वायु होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है दोस्तों। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रुधिर होता है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल में 2 अणु बनते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसके रक्त में लाल रुधिराणुओं की संख्या एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया देखिए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है दोस्तों। श्वास की मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। मन एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़े की कुल क्षमता लगभग 5800 मिलीलीटर होती है दोस्तों। मन मतलब दोस्तों मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़े की कुल क्षमता के लगभग 5800 मिलीलीटर होती है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु को ऑक्सीकरण एटीपी के 24 अणु बनते हैं इसमें। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीकरण से 24 अणु बनते हैं। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 17% होता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त दायां निलय हृदय से जाता है दोस्तों। क्या बोला गया? सांस द्वारा जो बाहर निकाली गई वायु है ऑक्सीजन 17% होता है और फेफड़े में अशुद्ध रक्त दायां निलय हृदय की जाती है दोस्तों। नोट देखिए। अनोक्सी श्वसन को किण्वन फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अनोक्सी श्वसन से ग्लूकोज के एक अणु में अल्कोहल के 2 अणु बनते हैं। किण्वन दोस्तों, फर्मेंटेशन देखिए, यह एक प्रकार की अनोक्सी श्वसन है जो जीवाणुओं अथवा ईस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है दोस्तों। नोट देखिए। जब मनुष्य दौड़ता है अथवा कठिन परिश्रम करता है तो मनुष्य की पेशियों में अनोक्सी श्वसन से पायरुविक अम्ल में परिवर्तित लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिससे व्यक्ति को थकान महसूस होती है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस की खोज 3 वैज्ञानिक एम्बर्डेन, मेयरहॉफ तथा पार्नस ने की थी, अतः इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। दूसरा देखिए ऑक्सी श्वसन दोस्तों। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को ऑक्सीजन
ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ऑक्सीशोषण कहते हैं। इससे भोज्य पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप CO2 H2O बनता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। 6C6H12O6 प्लस CO2 6CO2 प्लस CH2 6CH2O प्लस 86 कैलोरी जूल एनर्जी। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ये जो फार्मूला ये ग्लूकोज हो गया दोस्तों। ये 6CO2 प्लस 6CO2 मिलके बनता है क्या 6C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर होता है 6CO2 प्लस 6H2O का 2830 कैलोरी जूल एनर्जी। दोस्तों देखिए इस शोषण के अंत में 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण आंतरिक और कोशिकीय स्वर में एक अणु ग्लूकोज में 38 ATP प्राप्त होता है। दोस्तों एक अणु ग्लूकोज में कितना होता है 38 ATP प्राप्त होता है। दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को उपलब्ध हो पाता है, शेष ऊर्जा के रूप में घटित हो जाता है। दोस्तों श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। दोस्तों श्वासोच्छ्वास देखिए, यह क्रिया जो है कोशिकाओं के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्रियाएं कोशिकाओं के बाहर होती है। ये क्रिया जो होती है कोशिकाओं के बाहर होती है। जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये देखिए एक भौतिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तो CO2 शरीर के बाहर निकल जाती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इस क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों चलिए बाह्य तथा आंतरिक शोषण में अंतर। दोस्तों बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण देखिए। बाह्य शोषण के अंतर्गत वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन O2 को श्वास नंगों से होते हुए ऊतकों तक तथा ऊतकों से मुक्त CO2 पुनः वायुमंडल में तक पहुंचाया जाता है। इसमें गैसीय विनिमय तक गैसों का परिवहन सम्मिलित है। दोस्तों आंतरिक शोषण में क्या होगा, इसके अंतर्गत गैसीय विनिमय तथा गैसीय परिवहन होता है। दोस्तों आंतरिक शोषण में जो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, फलतः ऊर्जा का निष्कासन नहीं होता है। दोस्तों इसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निष्कासित होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र देखिए इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। किसने की थी दोस्तों, विलियम हॉर्वे ने। पक्षियों एवं स्तनधारियों में बंद परिसंचरण रक्त वाहिनियों में बहता है तंत्र होता है। कीटों में खुला परिसंचरण रक्त सीधा अंगों के संपर्क में रहता है तंत्र होता है। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला देखिए रक्त है, दूसरा हृदय है, तीसरा रक्त वाहिनियां है। दोस्तों रक्त देखिए ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव शरीर की रक्त में कुल मात्रा का भार का 7% होता है। मानव शरीर में रक्त के कुल मात्रा का 7% भार का 7% होता है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। दोस्तों कितना होता है, 5 से 6 लीटर। यह संक्रमण से भी लड़ता है और तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। लाल कोशिकाएं, सफ़ेद कोशिकाएं और प्लेटलेट हड्डियों के मज्जा में विशेष रूप से कोशेरुक, पसलियों, कूल्हों और खोपड़ी और उरोस्थी में बनती है। ये आवश्यक रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती है।
ऑक्सीजन का संवहन करती है, ऑक्सीजन का संवहन करती है और रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद करती है दोस्तों। इसे देख लिया जाए, लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं, प्लेटलेट हड्डियों के मज्जा में विशेष रूप से कोशिकारूप पसलियों, कूल्हों और खोपड़ी और उरेस्थी में बनती है। ये आवश्यक रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती है, ऑक्सीजन का संवहन करती है और रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद करती है। रक्त में 4 घटक होते हैं। पहले देखिए प्लाज्मा हो गया, फिर दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, चौथा आपका प्लेटलेट है दोस्तों। रक्त के संघटक देखिए, प्लाज्मा हमारे रक्त का लगभग 54% हिस्सा होता है, इसका 92% हिस्सा पानी होता है दोस्तों। श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट हमारे रक्त का लगभग 1% भाग होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट हमारे रक्त का कितना होता है? 1% भाग दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त का लगभग 45% हिस्सा होता है। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा जो है दोस्तों रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो है तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त में 55% होता है। तो शेष 45% कणीय कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में लगभग 92% जल में 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुलित एवं कोलॉइड के रूप में होते हैं। प्लाज्मा के कार्य देखिए, प्लाज्मा शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ऊष्मा का समान वितरण करता है, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है दोस्तों, संतोषजनक रक्तचाप बनाए रखता है, रक्त के थके जमने पर प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति का विस्तार करना दोस्तों, सोडियम पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करना दोस्तों, शरीर में एक उचित पीएच एसिड बेस संतुलन बनाए रखने में मदद करना, जो कोशिकाओं के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों आरबीसी, ये कुल कणिकाओं का 99% होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त करने और शरीर के सभी हिस्सों से वितरित करने में सक्षम बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की ऊतकों के माध्यम से बाहर निकलता है। इसका जीवन काल 20 दिनों से 120 दिनों तक होता है। इसके बाद यकृत में बिलीरुबिन और बाइलिवर्डिन नामक पिगमेंट टूट जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका विनाश यकृत और पीलिया में होता है, इसलिए यकृत को लाल रक्त कण के कब कहा जाता है, लाल रक्त कण का कब कहा जाता है दोस्तों। NB ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखिए दोस्तों, NB ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन से परिपूर्ण हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बराबर होता है कम ऑक्सीजन से युक्त हीमोग्लोबिन दोस्तों। देखिए तीसरा पॉइंट, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC दोस्तों, इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा में बनती है दोस्तों। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रण रूप से बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कैंसर भी कहते हैं। श्वेत कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा होती है। श्वेत कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में नाभिक होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में नाभिक होते हैं। यह भी अस्थि मज्जा में ही बनते हैं दोस्तों। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसका जीवन काल 1 से 2 दिन का होता है। रक्त पट्टिकाएं दोस्तों, प्लेटलेट, ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है दोस्तों। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त जो है फाइब्रिन की मदद से जमता है दोस्तों। लसिका तंत्र, इसमें हल्के पीले रंग का द्रव जिसमें WBC तब थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित होता है। केवल WBC उपस्थित होता है दोस्तों। लसिका तंत्र जो है दोस्तों, इसके हल्के पीले रंग का द्रव जिसमें WBC तथा थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित होता है। केवल WBC उपस्थित होता है। रक्त की pH को नियंत्रित करता है। रोगाणुओं को नष्ट करना है।
लंबी यात्रा करने पर लसिका ग्रंथि इकट्ठा हो जाती है, तब पाँव में सूजन आ जाती है दोस्तों। असमानीय तत्व देखिए, असमानीय तत्व, रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा से होता है। प्लाज्मा देखिए, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का संवहन करती है। क्या करती है? लाल रक्त कोशिका जो है ऑक्सीजन का संवहन करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं दोस्तों शरीर की रक्षा करती है, लड़ने वाला काम श्वेत रक्त कोशिकाएं करती है। प्लेटलेट्स दोस्तों थक्के बनाने के लिए जिम्मेदार है प्लेटलेट्स दोस्तों। और रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी दोस्तों। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहलाते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहती है? हीमोपोइसिस कहते हैं दोस्तों। ऊंट व लामा को आरबीसी की केंद्रक उपस्थित करते हैं। ऊंट और लामा में आरबीसी केंद्रक उपस्थित होता है। रक्त का लाल रंग फेरस आयरन के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया दोस्तों। रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? फेरस आयरन के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। हृदय देखिए, हार्ट। मानव हृदय पेशीय ऊतकों का बना होता है। मानव हृदय जो है दोस्तों पेशीय ऊतकों का बना होता है। यह एक आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से, हृदय की मतलब हार्ट अटैक से बचाता है दोस्तों। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करता है। यह कार्य आलिंद व निलय के लयबद्ध रूप से संकुचन व विश्रांति, सिकुड़ना और फैलना होता है। हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करना है। यह कार्य आलिंद व निलय के लयबद्ध रूप से संकुचन एवं विश्रांति, सिकुड़ना व फैलने से होता है दोस्तों। इस क्रिया में ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस सिरे से बाएं अलिंद में आती है। वहाँ से बाएं नीले से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है दोस्तों। महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां अलिंद, बायां नीलय दोस्तों। देखिए दायां अलिंद हो गया, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, दायां नीलय दोस्तों। मानव हृदय की संरचना देखिए, शरीर से अशुद्ध या अनॉक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आती है। क्या बोला गया? शरीर से अशुद्ध या अनॉक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है और दायां नीलय में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में ऑक्सीकृत होने जाता है। यह क्रिया चलती रहती है। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि नवजात शिशु का हृदय 160 बार धड़कता है दोस्तों। हृदय धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। क्या कौन करता है? पेसमेकर, जो दाएं अलिंद में होता है। इसे हृदय भी कहते हैं। हृदय धड़कन का सामान्य तेज होना टेकीकार्डिया कहते हैं दोस्तों। हृदय धड़कन का सामान्य से धीमा होना क्या कहलाता है? ब्रेडीकार्डिया दोस्तों। हृदय धड़कन का सामान्य से धीमा होना क्या कहता है? ब्रेडीकार्डिया दोस्तों। देखिए हृदय से रक्त का संचार दोस्तों। हृदय से रक्त का संचार क्या होता है? प्राणालिगत शिरा दोस्तों। प्राणालिगत शिरा क्या हुआ? सिस्टमेटिक वेन दोस्तों। शिरा कोटर वेन आर्टरी दोस्तों। दायां अलिंद हो गया, दायां नीला हो गया और फुफ्फुस धमनी हो गया दोस्तों। फेफड़ा हो गया, फुफ्फुस शिरा हो गया, बायां अलिंद हो गया और दायां नीले हो गया दोस्तों। ट्रंकस आर्टिरियोसस दोस्तों। ट्रंकस आर्टिरियोसस प्राणी लागत सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोस्तों, मतलब परिसंचरण दोस्तों। देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं।
हृदय से संबंधित तथ्य देखिए। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर सी बोनार्ड अफ्रीका के द्वारा किया गया दोस्तों। मानव में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त, भारत में दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ? 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया दोस्तों। ब्लू व्हेल के हृदय की सबसे कम धड़कन 25 प्रति मिनट होती है दोस्तों। सबसे अधिक धड़कन छुछुंदर की होती है 800 प्रति मिनट दोस्तों। सबसे अधिक धड़कन किसका होता है? छुछुंदर का दोस्तों, 800 प्रति मिनट। एक धड़कन में हृदय 70 ml रक्त पंप करता है दोस्तों। एक धड़कन में हृदय कितना रक्त पंप करता है? 70 ml दोस्तों। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय है दोस्तों। रक्त समूहन देखिए, ब्लड ग्रुपिंग दोस्तों। रक्त समूह का जनक कार्ल लेडस्टीनर थे दोस्तों, उन्होंने AB और O ब्लड ग्रुप की खोज की थी। डेका स्टेरलो और अस्टरलम दोस्तों AB रक्त समूहों की खोज की थी। डेका स्टेरलो और अस्टर्ल ने AB रक्त समूहों की खोज की। देखिए रक्त समूह, देखिए रक्त समूह रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है दोस्तों। ए हो गया, ए है आपका A और AB ले सकता है दोस्तों, A और O दोस्तों। B कौन है? B है, AB है दोस्तों। ये B हो जाएगा, O हो जाएगा दोस्तों। AB आपका AB हो जाएगा और रक्त ले सकता है दोस्तों। A से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है, O से भी ले सकता है दोस्तों। O जो है दोस्तों, O को रक्त दे सकता है कौन कौन? A दे सकता है, B दे सकता है, AB दे सकता है, O भी दे सकता है दोस्तों। और ले सकता है सिर्फ केवल O से दोस्तों। वो जो है दे सकता है इतने आदमी दोस्तों, ले सकता है O से। AB जो है सिर्फ AB को दे सकता है और ले सकता है AB O से दोस्तों। B जो है B को देगा और AB को देगा दोस्तों, और ले सकता है B और O से दोस्तों। A जो है A को देगा, AB को देगा, लेकिन ले सकता है A और O से सिर्फ दोस्तों। देखिए pH फैक्टर, यह RBC में पाया जाने वाला एक रक्त प्रतिजन ब्लड एंटीजन है दोस्तों। RBC में RH फैक्टर, RBC में जो दोस्तों RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर कोई व्यक्ति RH+ या RH- होता है। देखिए RH+ वाला व्यक्ति RH+ और RH- दोनों से रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन RH- वाला व्यक्ति केवल RH- से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। देखिए रक्तदान तकनीक, ब्लड ट्रांसफर दोस्तों डॉक्टर जेम्स ब्लंडेल द्वारा विकसित की गई थी। यदि RST पुरुष का विवाह RST महिला से होता है तो पहली संतान तो सामान्य होगी, परंतु बाद वाली संतान भ्रूण अवस्था में मृत्यु हो जाती है। यह बच्चा जो है कमजोर और बीमार पैदा होता है। इससे बचाव के लिए बच्चे के जन्म के बाद anti-D का टीका लगाया जाता है, जिससे गर्भाशय में बने प्रतिरक्षी निष्क्रिय हो जाते हैं दोस्तों। स्मरणीय तथ्य देखिए, एक बार में मनुष्य 10% रक्तदान कर सकता है और 2 सप्ताह के बाद पुनः भी कर सकता है। एक बार मनुष्य दोस्तों एक बार में 10% रक्तदान कर सकता है और 2 सप्ताह बाद फिर पुनः कर सकता है। अधिकतम 42 दिन तक रक्त को रक्त बैंक में रख सकते हैं। अधिकतम रक्त को रक्त बैंक में कितने दिन तक रख सकते हैं? 42 दिन तक दोस्तों। और रक्त को 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है दोस्तों। रक्त को कितने डिग्री पर? 4.4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर रखते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों रक्त में जमने से रोकने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, इरिटियम मिलाते हैं, जिससे प्रतिस्कंदन करते हैं। ये कैल्शियम को बांध लेता है दोस्तों। ये कैल्शियम को क्या करता है? बांध लेते हैं, जिससे रक्त जमता नहीं है दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह O होता है दोस्तों। सर्वदाता जो है रक्त समूह O होता है और रक्त समूह AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही दोस्तों। रक्त वाहिनियाँ देखिए, शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियाँ द्वारा होता है, जिन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती है। पहला होता है धमनी, फिर दूसरा सिरा, तीसरा कोशिका दोस्तों। धमनी का क्या कार्य है दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी।
इसमें रक्त प्रवाह तेजी व उच्च दाब पर होता है। दूसरा देखिए महाधमनी दोस्तों, महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी कैसी धमनी है? सबसे बड़ी धमनी है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर उन वाहिकाओं तक ले जाता है जो शरीर की बाकी हिस्सों तक पहुंचता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। फुफ्फुस धमनी जो है दोस्तों ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। सिरा, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियां सिरा कहलाती है। फिर से देखिए सिरा जो है दोस्तों शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियां सिरा कहलाती है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त होता है दोस्तों। अस्मरणीय तंत्र देखिए, प्रत्येक रक्त कण को शरीर चक्र पूरा करने में लगभग 60 सेकेंड लेता है दोस्तों। प्रत्येक रक्त कण को शरीर का चक्र पूरा करने में लगभग 60 सेकेंड लेता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना होता है? 5 लीटर। प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करता है और सामान्य मनुष्य हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनियां हैं। ऑक्सीजन व ग्लूकोज कोशिका की दीवारों से गुजरते हैं और कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं के माध्यम से रक्त से बाहर जाते हैं। रक्त दाब देखिए, रुधिर दाब देखिए, हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करता है तो धमनियों को दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्त दाब कहते हैं। क्या बोला गया? हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करता है तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसे रक्त दाब कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य में रक्त दाब 120/90 मिलीमीटर होता है दोस्तों। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र देखिए दोस्तों, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र प्रणाली मानव शरीर को कठोर संरचना व ढांचा प्रदान करता है जो शरीर का समर्थन और सुरक्षा करती है दोस्तों। जन्म के समय बच्चों में 270 हड्डियां होती है। जब बाल अवस्था में होता है तो वह 350 हो जाती है। जब वह युवा अवस्था में होता है तो 206 रह जाती है दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र हड्डियां बोन्स में हड्डियों में उपस्थित कंडरा और स्नायुबंध संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है दोस्तों। किससे बना होता है? कंडरा और स्नायुबंध दोस्तों संयोजी ऊतकों से। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मानव कंकाल मुक्षेप कार्य करते हैं दोस्तों। रक्त कणिकाओं का निर्माण, रक्षण, गति, उपजीवन और अंतःस्रावी विनिमय दोस्तों। देखिए मानव कंकाल प्रणाली के भाग, अक्षीय कंकाल तंत्र दोस्तों, फिर उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र होता है वह कंकाल जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां एवं उरस्थि होती है। मानव अक्षीय कंकाल प्रणाली 80 हड्डियों से बना होता है। तो मानव अक्षीय कंकाल प्रणाली किसकी कितने बना होता है? 80 हड्डियों से दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है? एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। हाथ और पैर की हड्डियों शरीर के कुल हड्डियों के 50% हिस्सा होती है दोस्तों। हाथ और पैर की हड्डियां शरीर के कुल हड्डियों का 50% हिस्सा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां फीमर होती है। यह जांघ की हड्डी है दोस्तों। यह एक व्यक्ति के कद का लगभग 27.5% है दोस्तों। शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्टेपीज होती है दोस्तों। शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्टेपीज होती है दोस्तों। मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती है। मानव शरीर में जो है दोस्तों लगभग 639 मांसपेशियां होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अस्थि से अस्थि जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मानव शरीर में सबसे ठोस टूथ इनामल दांत का आवरण होता है। टूथ इनामल दांतों की रक्षा करता है और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की मौजूदगी के कारण यह मजबूत होता है।
शरीर में पैरों की उंगली की हड्डी सबसे कमज़ोर होती है दोस्तों। शरीर में पैरों की उंगली की हड्डी सबसे कमज़ोर होती है। अक्षीय कंकाल प्रणाली के संघटक घटक देखिए। खोपड़ी देखिए दोस्तों, मानव शरीर की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती है, इसमें 8 अस्थियाँ मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है और खोपड़ी की अस्थियाँ के जोड़ से जुड़ी होती है। मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ होती है, जिसमें 8 अस्थियाँ मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है और खोपड़ी के अस्थि के जोड़ से जुड़ी होती है। शेष अवस्थाएं मनुष्य का चेहरा बनाती है, जिसमें से 14 अस्थियां उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादी होती है दोस्तों। मेरुदंड देखिए, वर्टेब्रल कॉलम दोस्तों। मेरुदंड शरीर की मुख्य धुरी है दोस्तों। मेरुदंड जो है शरीर की मुख्य धुरी है। यह मानव शरीर की गठीला सतह से सिर के मध्य से कमर तक पीछे की ओर होता है दोस्तों। बचपन में रीढ़ की हड्डी को 33 कोशिकाएं होते हैं, जबकि वयस्क में 26 कोशिकाएं होते हैं दोस्तों। पसलियाँ देखिए, पसलियाँ रीढ़ से दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ियाँ पाई जाती है और यह अस्थि के रेशे जैसी संरचना होती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उपस्थि उरोस्थि देखिए दोस्तों, अस्टर्नम। पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को उरोस्थि कहते हैं और यह मानव शरीर की छाती के मध्य में स्थित होता है। कंठिका देखिए दोस्तों। कंठिका जो है अंग्रेजी के अक्षर के आकार वाली अस्थि या जटिल अस्थियां टोडी और कंठ नली के बीच गर्दन में होती है। कंकाल तंत्र से जुड़ी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखिए। अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, अस्थिक विज्ञान कहलाते हैं। दंत विज्ञान देखिए दोस्तों, ओडोंटोलॉजी, दांत व मसूड़ों का अध्ययन दंत विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। संधि विज्ञान दोस्तों, ऑर्थोलॉजी, हड्डियों के जोड़ का अध्ययन संधि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कपाल विज्ञान दोस्तों, कपाल विज्ञान देखिए, खोपड़ी का अध्ययन कपाल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। सिंडेस्मोलॉजी दोस्तों, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। उपांगीय कंकाल देखिए दोस्तों, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यह तंत्र हाथों और पैरों की अस्थियों एवं उनके अवलंब से बनता है। इसके अंतर्गत कमर, हाथ, पैर आदि की अस्थियां आती है दोस्तों। भौतिक राशि देखिए, वैसी दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। यह 126 हड्डियों से बना होता है, 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिसमें शामिल है कंधे की हड्डी के अंदर 4 हड्डियां, बाहर कलाई पर 6 हड्डियां और 54 हड्डियां श्रेणी एवं श्रेणी क्षेत्र में, 2 हड्डियां पैरों में, 2 हड्डियां श्रेणी क्षेत्रों में और पैरों में 8 हड्डियां और पाँव में 52 हड्डियां होती है दोस्तों। अस्थि एवं उपास्थि के संबंधित विकार देखिए। गांठिया देखिए दोस्तों, बुढ़ापे में होने वाली यह आम बीमारी है। यह जोड़ों में होने वाले सूजन से होती है, जिसकी वजह से जोड़े में बहुत दर्द और जकड़न हो जाती है दोस्तों। अस्थि संधि शोध दोस्तों, ऑर्थोथायराइड्स दोस्तों, यह जोड़ों की अपक्षयी बीमारी है। इसमें जोड़ों की हड्डियां कमजोर होती चली जाती है और नई हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती है। गाउट अर्थराइट्स दोस्तों, यह यूरिक एसिड के बहुत अधिक बनने या उसे शरीर से बाहर करने में शरीर की अक्षमता की वजह से होता है दोस्तों। अस्थि सुशीलता दोस्तों देखिए, अस्थि सुशीलता जो है यह उम्र पर निर्भर करने वाला कर्मिक विकार है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक आम बीमारी है। इसकी विशेषता है कि इसमें हड्डियों की संख्या में गिरावट होती है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस की अस्थियों में अत्यधिक अवशोषण के कारण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर का पर अगला वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। अगला टॉपिक पे दोस्तों सेट नंबर आपका पार्ट 4 में वो कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथी के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।